Hi. So, in the previous chapter on French Revolution, we looked at how the socio-political changes were occurring in France, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस तरह से जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस थे उन्होंने भी जो है किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए जो है एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड किया था. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट वी learned while reading about French Revolution was the emergence of ideas related to liberty, brotherhood, equality, all these like principles forwarded by people like like Rousseau, Locke, Montesquieu, what sort of like democratic setup should be, किस तरीके से पावर जो है गवर्नमेंट का वो डिवाइडेड होना चाहिए. तो इस तरीके से जो इंडिविजुअल फ्रीडम के, राइट्स के और इक्वालिटी वगैरह के जो ये आइडियाज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डोमेन में आए थे, ये जो है बाकी यूरोप में भी जो है इनके ऊपर डिस्कशंस जो थे वो इनके ऊपर डिस्कशंस जो है वो चल रहा था. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो जैसे मैं पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में भी हमने बात की थी कि अपार्ट फ्रॉम फ्रांस जो बाकी यूरोपियन स्टेट्स थे वहाँ पर अभी भी जो है मोनार्किक सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था वहाँ पर. तो मतलब कि सोसाइटी जो होगी वो एरिस्टोक्रेसी और चर्च वगैरह का जो एक ऑर्डर बना हुआ था उसी की लाइन पर सोसाइटी अभी भी डिवाइडेड थी. तो ऐसे में जो है एक चेंज की जो पॉसिबिलिटी है कि कैसे इस स्टेटस को चेंज किया जाए, किस तरीके से जो है एरिस्टोक्रेसी, चर्च, इनके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर और प्रिविलेजेस की जो व्यवस्था है इसको कैसे चेंज किया जाए, इसके ऊपर चर्चा जो है वो न सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रही थी, एक्चुअली यूरोपियन कॉलोनीज़ में भी जो है इसके ऊपर जो है डिस्कशन, डिबेट वगैरह सब जो है वो शुरू हो चुका था. ऐसे में जो है किस तरीके से किस तरह के चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस हद तक ये चेंज हो सकता है, द पॉसिबिलिटीज़ एंड स्कोप फॉर द चेंज अक्रॉस यूरोप, ये जो है इनके बारे में जो व्यू था वो 3 हिस्से में बांटा जा सकता है: कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. अब हम सबसे पहले लिबरल्स के बारे में बात करते हैं. तो लिबरल्स जो थे वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जो कि रिलीजियस टॉलरेंस पर बेस्ड हो. अब इससे पहले एक्चुअली यूरोप में जो था सेक्टेरियन डिवीज़न काफ़ी ज़्यादा था, इन द सेंस दैट ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी सबकी सब जो है वो क्रिश्चियंस थे ज़्यादातर. नॉट इंटायरली बट मेजोरिटी जो थे वो क्रिश्चियंस थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो थी वो खुद भी डिवाइडेड थी. फॉर एग्जांपल प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, इंग्लैंड के केस में एंग्लिकन चर्च था वहाँ पर मौजूद. तो इन सेक्टेरियन एफिलिएशन के आधार पर जो है रिलीजियस परसिक्यूशन काफ़ी कॉमन हुआ करता था. फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में जो है पॉसिबली कैथोलिक्स का परसिक्यूशन हो सकता है, दूसरी तरफ जो है स्पेन में जो है आपको प्रोटेस्टेंट्स का परसिक्यूशन मिल सकता है. फ्रांस जो था वो भी मान लीजिए कि मेजॉरिटी जो था वो कैथोलिक कंट्री था, तो वहाँ पर भी जो है प्रोटेस्टेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सुलभ कंडीशंस नहीं थे. तो इन सब के बीच में लिबरल्स जो थे, अब चूंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है नेशन का कॉन्सेप्ट ही बदल चुका था. अब जो है नेशनहुड और नेशन का आइडिया जो था इट वाज नॉट बेस्ड ऑन योर रिलीजियस एफिलिएशंस, और इट वाज नॉट बेस्ड ऑन योर you can say under which feudal lord, or under which feudal lord's area you are living. It was more about subscribing to certain ideologies. अब ये जो है certain ideologies के प्रति जो आपका बिलीफ है, उसके प्रति जो आपकी लॉयल्टी है, उसके आधार पर ये नेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो डिसाइड होने लगा था. और इन सब सिनेरियोज में जो लिबरल्स जो थे वो जिस तरीके का नेशन चाहते थे वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि रिलीजियस टॉलरेंस हो, मतलब कि धार्मिक सहिष्णुता हो वहाँ पर. ओके इसके अलावा जो डायनेस्टिक रूलर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हम मोनार्क्स की बात कर लें या फिर हम जो है एरिस्टोक्रेट्स की बात कर लें, जो कि डायनेस्टिक रूलर्स हैं, जो कि ख़ानदानी जो है शासक हैं, उनके पावर उनका जो अनकंट्रोल्ड पावर था उसके ऊपर लगाम हो उस नेशन के अंदर में. इसके अलावा जो इंडिविजुअल राइट्स जो हैं उनका गवर्नमेंट से जो है उस इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करने का प्रोविज़न हो. मतलब कि सरकार जो है, जैसा कि ऑटोक्रेटिक कंट्रीज में, ऑटोक्रेटिक सिस्टम्स में हुआ करता था कि सरकार की मर्जी, मन में जो आएगा वो काम वो कर सकती है. तो ये चीज़ ना हो, जो इंडिविजुअल्स को राइट दिए जाए और वो राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हों थ्रू लॉ.
ओके इसके अलावा जो है ये भी व्यवस्था कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होगी उसमें जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो जनता के द्वारा चुने होने चाहिए। स्टेट में जो है कानून का राज्य होना चाहिए, कानून व्यवस्था होनी चाहिए, और इस ये लॉ जो होना चाहिए उसको उसके इंटरप्रिटेशन के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वेल ट्रेंड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का प्रोविज़न होना चाहिए। तो इस तरीके से लिबरल्स का जो था एक स्टेट का कॉन्सेप्ट, उसमें जो है काफ़ी हद तक रूसो या मोंटेस्क्यू के आइडियाज़ जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है ये सब जो थे लिबरल्स जो थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब ये कि जो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद देखा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने, नेशनल असेंबली के इलेक्शन में जो है सिर्फ जो सर्टेन प्रॉपर्टी वाले क्लासेस थे, मेल थे, उन्हीं को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। तो इसी तरीके का इनका जो है व्यू था कि वोटिंग राइट्स, लेकिन जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का जो अधिकार है वो जो है सिर्फ संपत्ति, प्रॉपर्टीड मैन जो हैं उन्हीं के पास होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो नहीं होना चाहिए, और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन हैं और जो भी औरतें हैं उनको जो है वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। सो दिस वाज द ऑफ द लिबरल्स के थोड़ा डिफरेंट जो रेडिकल्स थे वो जो थे वो मेजॉरिटी सपोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो चाहते थे, जिसमें कि बेसिकली जितने भी सिटीजन्स होंगे नेशन के अंदर में वो सभी जो है वोट करेंगे, और ऐसे में जिसको मेजॉरिटी वोट मिलता है वो जो है गवर्नमेंट फॉर्म करेगा वहाँ पर। उन्होंने जो है विमेंस सफ्रेगेट मूवमेंट को भी सपोर्ट किया था। विमेंस सफ्रेगेट मूवमेंट ये जो है विमेन को वोटिंग राइट्स दिलवाने के लिए जो एक मूवमेंट किया गया था, आंदोलन चल रहा था, उसका रेफरेंस है ये। तो विमेंस सफ्रेगेट मूवमेंट्स विच वर अबाउट लाइक प्रोवाइडिंग वोटिंग राइट्स टू वीमेन, उसका भी वो सपोर्ट करते थे। इसके अलावा जो बड़े ज़मींदार थे या बहुत ही अमीर फैक्ट्री मालिक वगैरह थे, उनके प्रिविलेजेस का भी ये रेडिकल्स जो है वो विरोध करते थे। उनको लगता था कि जो उनको इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि प्राइवेट वेल्थ होना चाहिए, प्राइवेट वेल्थ तक तो ठीक है, लेकिन वेल्थ का कंसंट्रेशन अगर कुछ ही लोगों तक हो जाता है, अगर सारी संपत्ति जो है वो कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट जाए, तो ये चीज़ उनको जो है एक्सेप्टेबल नहीं था, वो इसका विरोध करते थे। कंजर्वेटिव्स जो थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के विरोधी रहे थे 18वीं सदी तक, 18th सेंचुरी, दैट इज़ द टाइम फ्रेम टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपेंड। तो उससे पहले तक कंजर्वेटिव्स जो थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के साथ वो डिसएग्री करते थे, दोनों का वो विरोध करते थे। लेकिन 19th सेंचुरी में आके उन्होंने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि फ्यूडल सिस्टम जो है या जो करंट स्टेटस को है, जहाँ पर कि सोसाइटी का एक तबका जो है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, बाकी के पास नहीं है, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि इस व्यवस्था में परिवर्तन जो है वो तो होना ही है, वो अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है वो बेसिकली। लेकिन वो चाहते थे कि ये जो चेंज हो, ये चेंज जो है वो धीरे धीरे हो, ग्रेजुअल पेस से हो, एक रिवॉल्यूशनरी तरीके से अचानक से ना हो जाए, जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ था। ओके, और वो चाहते थे कि पास्ट को जो है ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाए, जो बीते समय की जो व्यवस्थाएँ हैं उनको भी जो है एक ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाए। अब ऐसे में जो है जो 19th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की जो घटनाएं होंगी वो जो है इन सभी पॉलिटिकल टेंडेंसीज़ की, चाहे कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स, इन सभी पॉलिटिकल टेंडेंसीज़ की जो लिमिटेशंस होंगी और इनकी जो संभावनाएं होंगी, इनको ये जो है अनफोल्ड करेगा, इनको जो है ये डिफाइन करेगा। नाउ अब ऐसे में हम बात करते हैं कि 19th सेंचुरी में चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है एक्चुअली इकोनॉमिक लेवल पर भी जो है बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है, रेलवेज जो है उसका एक्सपेंसन होता है, रेलवे नेटवर्क के एक्सपेंसन के साथ साथ ही जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ऐसा नहीं है कि पहले इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो थी वो काफ़ी जो है डिफरेंट एरियाज़ में, फ्रेगमेंटेड एरियाज़ में हुआ करती थी। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर जो है वर्कशॉप बेस्ड जो है
मैन्युफैक्चरिंग होता था, वर्कशॉप वगैरह जो थे वो ज़्यादा थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में जो है धीरे धीरे फैक्ट्रीज़ का जो है प्रचलन बढ़ने लगा और ये लार्ज इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज़ वगैरह का जो है निर्माण होने लगा। अब जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगा और मास स्केल पर जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो फिर आपको वहाँ पर जो है मशीनरी तो चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए यू नीड टू हैव कैपिटल। लेकिन इसके अलावा उन मशीनरीज को रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको जो है लेबर की ज़रूरत होगी। और इसकी वजह से जो है रूरल एरियाज से भी जो है, कंट्री साइड से भी जो है पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब जो है शहरों की तरफ बढ़ने लगे इसी फैक्ट्रीज़ में, इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में जॉब के सर्च में। जब ये फैक्ट्रीज में पहुंचते थे तो इनके लिए जो है लंबे लंबे वर्किंग आवर्स हुआ करते थे और वेजेस जो था वो काफ़ी लो था, मजदूरी की दर कम होती थी और काम करने का जो समय होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। इसके अलावा चूँकि डिमांड जो होता है वो सीजनली वैरी कर सकता है, तो इसी वजह से जो है जब डिमांड कम होता था मार्केट में, तो ऐसे समय में जो है बहुत सारे मजदूरों को फैक्ट्रीज से निकाल दिया जाता था और उनके बीच में जो है इस वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि शहरी एरियाज़ का पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी में बढ़ने लगा था, तो इस रैपिड अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा था कि जो हाउसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई इतनी जल्दी जो है इतने लोगों के लिए घर की व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी, सैनिटेशन की व्यवस्था की प्रॉब्लम होती थी। इफ़ यू नो लाइक जस्ट लुक एट सम लाइक पिक्चर्स फ्रॉम दिस अर्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड इंग्लैंड, यू विल नोटिस दैट लाइक लंदन एंड स्टफ, यू विल नोटिस कि रूम्स जो जहाँ पर ये वर्कर्स वगैरह रहते थे, ये जगह जो होता था काफ़ी जो है मतलब कह सकते हो कि मतलब कॉन्फाइंड सॉर्ट ऑफ स्पेस होता था, काफ़ी जो है संकुचित टाइप का जो है जगह होता था। उसके अंदर जो है आपको जो है सुअर की व्यवस्था नहीं मिलेगी, रैट इन्फेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा था, चूहे काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते थे, ड्रिंकिंग वाटर की कोई व्यवस्था नहीं होती थी इन जगहों पर। ज़्यादातर लोग जो होते थे वो टेम्स नदी जो है उसका पानी जाके पीते थे, जिस टेम्स में जो है गंदगी भी बह के जाती थी, वो लोग वही पानी पीते थे। पेव्ड रोड्स नहीं थे, सड़क जो था वो पक्का नहीं था कहीं पर भी, तो इन कच्ची सड़कों पर जो है वैसे ही जो है मल मूत्र वगैरह सब का भी जो है बहाव वैसे ही ओपन में हुआ करता था। तो इस तरीके से सैनिटेशन की भी एक मेजर क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो गई थी। अब ऐसे में जो है ज़्यादातर जो ये इंडस्ट्रीज़ थी ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी और ऑनर्स जो थे वो भी रेडिकल्स और लिबरल्स थे। काफ़ी सारे इसमें जो ऑनर्स थे इन फैक्ट्रीज़ वगैरह के, वो रेडिकल या लिबरल ग्रुप में बिलोंग करते थे और वो मानते थे, उनका ये मानना था कि अगर हर एक इंडिविजुअल को जो है अगर अपनी क्षमता के आधार पर काम करने की आज़ादी दे दी जाए, मतलब जिसके पास पूंजी जो है वो अपना, जिसके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, जिसके पास जो है लेबर कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, वो जो है लेबर के तरीके से काम कर सकता है। अगर कैपिटल को जो है बिना किसी पूंजी को, बिना किसी रुकावट के अगर अपना काम करने के लिए दिया जाए, तो इसका परिणाम ये होगा कि, और अगर सिटीजनशिप पॉपुलेशन जो है जनरल वो अगर हेल्दी रहे और एजुकेटेड रहे, तो ऑटोमेटिकली जो है कह सकते हो कि सोसाइटी का जो है डेवलपमेंट हो जाएगा। अब ये मॉड्यूल क्या हुआ, तो दिस इज एक्चुअली बेसिक मॉड्यूल ऑफ हाउ कैपिटलिज्म लाइक एम्स टू ब्रिंग सोशल डेवलपमेंट और लाइक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रिकल डाउन पॉलिसी भी आप इसको कह सकते हैं कि ऊपर में अगर कोई कमाता है तो वो कमाई का हिस्सा धीरे धीरे जो है नीचे तक भी पहुंच जाता है। कि मान लीजिए कि आई हैव गॉट अ बिजनेस आइडिया एंड देन आई हैव गॉट एन इन्वेस्टर। मान लीजिए कि मैं जो है कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ किसी एरिया में, तो वहाँ पर कोई मुझे रोकने ना आए कि भाई तुम यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगा सकते हो। जब मैंने फैक्ट्री वहाँ पर लगा ली तो अब जो है कोई भी आदमी जो है वो फैक्ट्री में आके काम कर सकता है। वहाँ पर कोई उसको ये नहीं रोके कि नहीं तुम मेरे खेत में काम करोगे, तुम फैक्ट्री में जॉब करने के लिए जो है लंदन या लिवरपूल नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, तो ये अगर इस तरह का अगर सिचुएशन बनेगा तो ऑटोमेटिकली जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ऊपर उठेगा। अब यहाँ पर जो है 19th सेंचुरी के टाइम में, चूँकि हम लोगों ने दो प्रॉब्लम के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, दो तीन प्रॉब्लम के बारे में कि वेजेज लो थे, वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा थे, और इसके अलावा जो है जो लिविंग कंडीशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड और पुअर हाइजीन वाले कंडीशंस में थे। तो ऐसे में जो वर्किंग मैन और वुमेन थे वो जो है लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स के साथ जो है वो जुड़ने लगे थे। दे वर रैलिंग अराउंड दीज रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ऐसे में
ऐसे में जो है इस नए इंडस्ट्रियलाइज्ड कह सकते हो कि यूरोपियन सोसाइटी में, यूरोपियन वर्ल्ड में जो है कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो एक इस तरीके का जो है मतलब व्यवस्था चाहते थे, वो इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जहाँ पर कि हर एक इंडिविजुअल को जो है इक्वल राइट्स मिले, हर एक व्यक्ति को जो है बराबरी का अधिकार मिले, अनलाइक अ सिस्टम वेयर एरिस्टोक्रेट्स एंड क्लर्जी एंजॉयड अनलिमिटेड लाइक प्रिविलेजेस। तो और वो इस तरीके का परिवर्तन जो जिस तरह से फ्रांस में हुआ था उसी तरीके से जो है वो इटली, जर्मनी, रशिया, इन सब जगहों पर जो है वो इस तरीके के परिवर्तन की जो है कोशिश कर रहे थे। मैजिनी जो है उसने इसी सिद्धांत के आधार पर जो है इटली के यूनिफिकेशन का भी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था। अब जहाँ पर हम लोग जो है कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स की बात कर रहे थे तो इन सब के बीच में एक कॉमन जो हमने डिनोमिनेटर देखा था कि ऑल वर एक्चुअली प्रो कैपिटलिज्म। ये सभी जो थे ये कैपिटलिज्म के समर्थक थे और इनको खास करके जो है रेडिकल्स और लिबरल्स को लगता था कि जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है जहाँ पर कि कैपिटल को जो है, कैपिटल और लेबर को जो है फ्री मूवमेंट, अनरेस्ट्रेंड मूवमेंट के जो है प्रोवाइड करने से जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगा, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। इन सब के अलग जो है 19th सेंचुरी के बीच में, मतलब मिड 19th सेंचुरी में जो है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। सोशलिज्म जिसको कि हम समाजवाद भी कह सकते हैं। सोशलिज्म जो है वो इन प्रिंसिपल प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोज था। उसका ये मानना था कि कैपिटलिज्म के अंदर जो है जो गरीब है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है अमीरों के द्वारा, कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा, ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, अपने फ़ायदे को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। ओके तो उनका ये आइडिया था कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो सोशल लेवल पर कंट्रोल होगी, अगर सामाजिक स्तर पर अगर प्रॉपर्टी को, रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाएगा तो इसमें ये होगा कि फिर ये व्यवस्था जो है वो सामाजिक स्तर की आवश्यकताओं के प्रति ज़्यादा जो है अटेंटिव होगी, उसके प्रति जो है ज़्यादा कह सकते हो कि जागरूक रहेगी और इस तरीके से समाज का बेहतर कल्याण हो सकता है। सो अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म ये बिलीव करता है दैट इफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर encouraged through the freedom of or unrestrained movement of capital, entrepreneurship and labor, then it will lead to larger economic activities, greater employment and better economic conditions for everyone इन्वॉल्व देयर और इस तरीके से जो है सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। सोशलिज्म दूसरी तरफ ये मानता है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट रहेगा तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करता रहेगा और ऐसे में जो लेबर क्लास है, जो वर्कर्स का जो क्लास है, ये कभी भी जो है खुशहाल नहीं हो सकता है, इसके बीच में कभी भी प्रॉस्पेरिटी जो है वो और ट्रू हैप्पीनेस जो है वो नहीं आ सकती है। इसका एक ही सॉल्यूशन है दैट ऑल द प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी। सारी प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए ताकि सामाजिक विकास की जो ज़रूरतें हैं, समाज के स्तर पर जो आवश्यकताएं हैं, इंक्लूडिंग रिच पुअर एवरीवन, सबको जो है एक तरीके से एड्रेस किया जा सके, उस पर ध्यान दिया जा सके। अब इसमें जो है सोशलिज्म के अंदर भी जो है अलग अलग विजन्स आए थे। फॉर एग्जांपल रॉबर्ट ओवन, जिसका टाइम फ्रेम 1771 टू 1858 का है, वो एक लीडिंग ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर था। उसने जो है कोऑपरेटिव कम्युनिटी की बात की थी, न्यू हार्मनी। उसने इंडियाना यूएसए में जो है न्यू हार्मनी करके जो है एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी इस्टेब्लिश की थी। ओके तो कोऑपरेटिव कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे लोग जो होंगे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस पर्टिकुलर कह सकते हो कि बिजनेस में जुड़ेंगे और उसके बाद जो उसका जो कुछ भी फ़ायदा होगा वो सभी जो है सभी मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। अब बाकी जो थे वो इस तरह के इंडिविजुअली लेड कोऑपरेटिव्स के फिजिबिलिटी के बारे में, इसके सक्सेस चांसेस के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे। ओके उनको लगता था कि इस तरीके का प्रयास जो है वो काफ़ी वाइडर स्केल पे नहीं हो सकता है। यही वजह है कि लुई ब्लैंक 1813 टू 1882 वो फ्रांस में जो है चाहता था कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस की जगह पर वो जो है कोऑपरेटिव इंटरप्रेन्योरशिप को जो है इनकरेज करे। ओके एक कोऑपरेटिव्स जो होंगे ये जो है लोगों के साथ मिलके जो है
प्रोडक्शन करेंगे और जो मतलब सभी लोग जो भी इस कोऑपरेटिव के मेंबर होंगे वो सब मिलके जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को जो है कैरी आउट करेंगे और उसके बाद जो है जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी मेंबर्स को उनके एफर्ट, उनके काम के मुताबिक जो है बांट दिया जाएगा। इन सब के बीच में सबसे रेडिकल आइडिया जो आता है वो आता है कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। इनका जो सोशलिज्म का आइडिया है, इट इज़ बेटर नोन एज कम्युनिज्म एक्चुअली। तो मार्क्स का आर्ग्यूमेंट ये था कि कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है बेसिकली कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो जो है मशीनरी तो प्रोवाइड करती है, लेकिन उस मशीनरी का यूज करके सरप्लस जो गेन क्रिएट करता है वो करता है लेबर क्लास। जो मजदूर वर्ग है वही इन मशीनरी का यूज करके जो है सरप्लस या प्रॉफिट जनरेट करता है, लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो उस सरप्लस को यूजर्व कर लेता है, उस सरप्लस को वो हथिया लेता है। ओके अब चूंकि कैपिटलिस्ट क्लास का गोल जो है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो ऐसे में वो कभी भी जो है वर्कर्स के कंडीशन को इम्प्रूव करने के बारे में जो है सोचेगा नहीं, उसके बारे में कभी काम नहीं करेगा। और एक ही तरीका इसका हो सकता है कि जो वर्कर्स होंगे वो इवेंचुअली जो है यूनाइट हो जाएंगे इस एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट। जितने भी वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होंगे वो जो है इस एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिस्ट क्लास के विरुद्ध जो है यूनाइट होकर वो इसको जो है उखाड़ फेंकेंगे और उसके बाद जो है एक सोशलिस्ट वर्ल्ड जो है वो क्रिएट होगा, एक साम्यवादी जो है दुनिया तैयार होगी जिसमें कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो जो है फिर सामाजिक स्तर पर कंट्रोल्ड होगी। तो जहाँ बाकी जो थे वो एक तरीके से कह सकते हो कि सोशलिज्म को जो है एक डिजायरेबल डायरेक्शन की तरह पेश कर रहे थे, यहाँ पर जो है मार्क्स और एंजल्स का जो आइडिया था इट वाज अबाउट इनएविटेबल एंड ऑफ कैपिटलिज्म। ओके कि कैपिटलिज्म का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिस्टम मेथड है या कैपिटलिज्म का जो फंडामेंटल कह सकते हो मैकेनिज्म है, उसके अंदर कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो हमेशा अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मोटिवेटेड रहेगा और उसकी वजह से वो जो है वर्किंग क्लास को जो है हमेशा एक्सप्लॉइट करता ही रहेगा। और इसके वजह से ऐसा होगा कि जो वर्किंग क्लास है, जो वर्कर्स जो हैं वो एक टाइम जो है यूनाइट हो जाएंगे और यूनाइट होने के बाद वो जो है इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। दैट वाज लाइक द नेचुरल आउटकम ऑफ दिस होल लाइक इनजस्टिस विद इन कैपिटलिज्म फॉर कार्ल मार्क्स। सो इस तरीके से जो है देखो तो यूरोप में जो है इस समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में जो है सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लेवल पर चेंजेस के लिए जो है ऑलरेडी जो है डिस्कशंस चल रहे थे, उसके ऊपर जो है विचार हो रहा था और एक आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी कि इसमें परिवर्तन जो है वो होना चाहिए। इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि ये परिवर्तन की जो एक्सपेक्टेशंस थी या परिवर्तन का जो इनका कह सकते हो कि परिवर्तन के बारे में जो इनकी सोच थी, उस सोच को जो है हम ओवरऑल 4 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला एक कैटेगराइजेशन हो जाएगा सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट के अंदर जो है आपको कंजर्वेटिव्स मिल जाएंगे, रेडिकल्स मिलेंगे, लिबरल्स मिलेंगे। कंजर्वेटिव्स जो थे वो जहाँ जो है सामाजिक व्यवस्था में बहुत तेज़ी में परिवर्तन नहीं चाहते थे कि पास्ट ट्रेडिशंस वगैरह को जो है रिस्पेक्ट करते हुए ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए सोसाइटी में। लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पर कि इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहें और साथ ही साथ जो है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सिस्टम होना चाहिए। लेकिन वो चाहते थे कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी मैन तक ही सीमित रहे, कि वही जो है इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके या फिर रिप्रेजेंट कर सके। रेडिकल्स जो थे वो इससे ज़्यादा चेंज चाहते थे। उनका गोल ये था कि एवरीवन शुड हैव वोटिंग राइट्स, तो दे वर आई गेस मोर लाइक इन सपोर्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो जो है विमेन सफ्रेगेट मूवमेंट का भी जो है सपोर्ट करते थे इस प्रोसेस में। लेकिन साथ ही साथ ये सब जो थे वो इस चीज़ में खास करके रेडिकल्स और लिबरल्स वगैरह तो इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि कैपिटलिज्म जो है या जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो जो है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है एक ज़रूरी रास्ता है। अगर कैपिटल और लेबर के फ्री मूवमेंट को जो है अलाउ किया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरी तरफ दूसरा जो आपका सेक्शन हो गया सोशलिज्म। सोशलिज्म के अंदर जो है एक ग्रुप आता है जो कि इंडिविजुअल कॉपरेशन बेस्ड जो है या ग्रुप एफर्ट बेस्ड जो है सक्सेस की बात करता है। ये कॉपरेटिव्स फॉर्म किए जाएंगे और इन कॉपरेटिव्स के द्वारा जो है कॉपरेटिव्स के थ्रू जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को जो है कैरी आउट किया जाएगा। जो प्रॉफिट होगा वो सभी मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। इस तरह की सोच जो है हम जहाँ पर कि
रॉबर्ट ओवन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर इस तरह के एफर्ट्स को, इस तरह के वेंचर्स को लीड करने की बात करता है। दूसरी तरफ जो है लू ब्लैंक जो है वो इसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसको इनकरेज करवाने की बात करता है, इसको जो है प्रमोट करवाने की बात करता है इस कोऑपरेटिव सिस्टम को। लेकिन फिर जो है सोशलिज्म के अंदर ही फिर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स भी आते हैं, और इनका ये व्यू है कि कैपिटलिस्ट का जो ये एक नेचुरल कह सकते हो कैपिटलिज्म का जो ये एक्सप्लॉयटेटिव फ्रेमवर्क है, वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन का जो इसका तरीका है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो इवेंचुअली इसका डाउनफॉल बनेगा, क्योंकि जो वर्कर्स होंगे वो एक पॉइंट पर आके जो है यूनाइटेड होंगे, और यूनाइटेड होने के बाद जो है वो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो कर देंगे, इसको जो है वो उखाड़ फेंकेंगे। सो वेल दीज वर द कंडीशंस इन विच we will look at the emergence of socialism in Russia and how it leads to later revolutions and changes.